हेलो बच्चों। आज हम हमारा जो पाठ चल रहा था अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आज हम इनकी तुलना करते हैं। इन तीनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, तुलना देखें हम इसकी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध जो उत्पादन हैं उन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। माने किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, जबकि कुछ सेक्टर में कम होता है। तो प्रत्येक क्षेत्रक की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते और कुल उत्पादन को कैसे जानते, आइए देखें। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे हम कारों और कंप्यूटर, कीलों और फर्नीचरों को संख्या का योगफल कैसे कर सकते। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब हम उनकी गिनती ना करें कि कितने कंप्यूटर हैं, उनका मूल्य देखें। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य हुआ 80,000 रुपये। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य हुआ 50,000 रुपये। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल अंतिम उत्पाद और वस्तुओं की ही गणना करते हैं। क्या होता अंतिम उत्पाद, देखें हम। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। फिर मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के साथ 4 पैकेट बनाती है। वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में, माने 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद हुआ, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, हम उसी को अंतिम उपभोक्ता उत्पाद कहते हैं। तो कहते केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत अगर गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं का मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्किट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी इसमें शामिल है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करेंगे। पहले गेहूं के रूप में, फिर हम उसके आटे के रूप में, अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में। तो मूल्य की गणना कई बार हो जाएगी। इसलिए ऐसा व्यवस्था नहीं अपनाई जाती, सिर्फ हम अंतिम उत्पाद पर ही गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, माने 1, 2, 3 जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद
मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है, तब जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है।